आपको चैप्टर 11 में क्या करना है, देखो यहाँ पर ए पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 और आपको बी पॉइंट दे रखा है x2 y2 और z2। ठीक है, अगर ये दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए और बी, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें सिंपली पहले निकालना है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो, और डायरेक्शन रेशो जो होती है उसे आप ए कोमा बी कोमा सी, यानी ए बी सी से आप रिप्रेजेंट करते हो डायरेक्शन रेशो। अच्छा, डायरेक्शन रेशो को कैसे दिखाएंगे हम, लिख के a इज इक्वल टू दिखाएंगे x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू होगा y2 माइनस y1 एंड c इज इक्वल टू होगा z2 माइनस z1। क्या याद करने वाली बात है कि डायरेक्शन रेशो को a b c बोलते हैं, और डायरेक्शन रेशो कैसे निकाली जाती है, डायरेक्शन रेशो निकाली जाती है दो पॉइंट्स को घटाने के बाद। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को आप सिक्वेंसली एक एक करके घटाएंगे और उसे डायरेक्शन रेशो का नाम दे देंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन लिखना शुरू कर दीजिए। डायरेक्शन कोसाइन में लिखते हैं L कोमा M कोमा N। एल एम एन स्टैंडर्ड फॉर्म है डायरेक्शन कोसाइन, इसी से दिखाते हैं लिख के। ठीक है, तो अभी हम L की वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो L क्या होता है, देखो L इज इक्वल टू होता है a अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। M क्या होता है, M होता है b अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n क्या होता है, n होता है c अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना आसान है, यानी कि सबसे पहले आपको दो पॉइंट्स दे रखे होंगे, जैसे कि ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट्स को घटाने के बाद निकल के आएगा क्या, डायरेक्शन। ये देखो घटाया, डायरेक्शन रेशो निकल के आएगा। और डायरेक्शन रेशो जब निकल जाएगा, यानी कि ए बी सी जब निकल जाएगा, फिर उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन की बारी आएगी। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट कर देंगे और उसको हर एक किसी के अपॉन में लिख देंगे, इसे हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। ठीक है, और एक तरीका होता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, देख लीजिए, एक और तरीका भी देख लीजिए। एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, एम की वैल्यू होती है कॉस बीटा, और n की वैल्यू होती है cos गामा। यानी कि अगर आपको एंगल दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, तो भी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट निकल सकता है। कैसे, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या, रिलेशन। रिलेशन बिटवीन L M एंड N, एल एम एन के बीच का रिलेशन भी ध्यान रखना है। तो क्या होता है रिलेशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे कि यूनिट वेक्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, भाई यूनिट ही होगा, अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो उनका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो आंसर एक आएगा, एक का रूट एक ही होता है। तो ये रिलेशन भी याद रखना है। ये आपने कितने रूल पढ़ लिए, दो रूल पढ़ लिए। डायरेक्शन रेशो कैसे निकलती है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलती है। पहली एक्सरसाइज के लिए बस इतना ही मटेरियल होना चाहिए। हाँ जी बताओ, आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। 11.1 एक्सरसाइज है। अच्छा, एक गड़बड़ी जो हमसे हो गई है वो क्या है, हुई है, ये हुई है कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा ना, गामा गामा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा ये एक्सरसाइज 11.1। 11.1 में क्या करना है जल्दी से देखते जाओ, और क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता है इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री, एक लाइन जो है वो ये एंगल बनाती है एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल, वाई एक्सिस पे 135 का और जेड एक्सिस पर 45 का। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। एंगल दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, ये तो मैं यही बता सकता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन हम यही कर लेते हैं। आपको इस तरीके से कुछ एक्सिस दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक लाइन है जो कि यहां से बीच में से निकल के जाती है और वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि इस टाइप से कुछ लाइन बनेगी, है ना, ये 90 डिग्री है दोनों के बीच में। और वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है, और जेड एक्सिस के साथ कितना, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 45, ये 135 और ये 90 डिग्री। ओके,
ये आपको इस बोर्ड पर नहीं दिख सकता कभी भी, इसको आपको 3D के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो कैसे कैसे एंगल बनते हैं वो मैंने आपको बता देता है। कॉपी को स्टैंड करके रखिए एकदम खड़ा, और उसके बाद आप उसको क्या करिए, उसमें से एक पेन रख के देखिए और डेमो करके आप खुद चेक कर सकते हैं 3D का कहाँ से एंगल क्या बनते हैं। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइए कि आपने करके देखा, समझ नहीं आया। अदरवाइज तो ये सिंपल है कि एक्स एक्सिस पर 90 का मतलब हो गया अल्फा की वैल्यू 90 है, बीटा की वैल्यू जो है ये है, ये बीटा की वैल्यू आपके पास कितना है 135, और गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45। अल्फा बीटा गामा दे रखा है, तो क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, यहां लिख दीजिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एल इज इक्वल टू कॉस कॉस 90 डिग्री, एम इज इक्वल टू कॉस 135 डिग्री, एन इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। तो जल्दी से बताइए कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, और कॉस 135 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कितना होता है भाई, कॉस 90 प्लस 45 का रूल याद करो, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब चेंज और प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस का साइन थीटा हो जाता है ना, cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे माइनस का साइन 45 जो कि हो जाएगा माइनस का 1/√2। ओके, और अगर इसकी बात कर ले cos 45 की, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो एल एम और एन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक ये और एक ये। तो फिलहाल डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा था, पहले क्वेश्चन का आंसर है डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपके पास 0, एक हो जाएगा -1/√2 और एक हो जाएगा 1/√2। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दो, नहीं ऑब्जेक्शन है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो हो गया। कॉपी पे लिखते जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस इफ अ लाइन व्हिच मेक इक्वल एंगल्स। ओके, इक्वल एंगल है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो है इक्वल एंगल बना रहा है। तो ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन सेकंड में क्या कहता है, वो कहता है कि एक एक्सिस दे रखा है आपको, ये रहा वो एक्सिस। ओके, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाती हुई एक लाइन है। तो कहीं पर भी वो लाइन खींच लो, मैंने यहाँ खींच ली, तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी थीटा का एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी थीटा का एंगल बना रहा है और जेड के साथ भी थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखने में मैंने बताया ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको खुद से प्रैक्टिकली देखना होगा कि तीनों के साथ सेम एंगल भी बनता है। ठीक है ना, कैसे देखोगे आप, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये वाला ओरिजिन, यहाँ एक्स एक्सिस जो आपके सामने ये है, इसको छोड़ के आप अपनी उंगली को जो है इस पूरे ओरिजिन पर टच करिए, तो आपको एक 3D, या पेन को रख दीजिए, 3D शेप मिलेगी, जिसके अंदर यहाँ से सीधा परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस दिखेगा। देन उसके बीच में से आपको ये एंगल निकालना है, तब आपको एंगल्स इक्वल दिखते हुए दिखेंगे। ठीक है ना, फिलहाल सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कहता है, देखो इसमें हम लेट कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों के तीनों बराबर है ना, इज इक्वल टू थीटा। हमने लेट कर लिया कि अल्फा भी थीटा है, बीटा भी थीटा है, गामा भी थीटा है, तीनों को हमने थीटा बना लिया। तो डायरेक्शन कोसाइन तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है, एन इज इक्वल टू कॉस गामा होता है, यही तो होता है। तो आप क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम, अच्छा पहले तो वैल्यू रख देते हैं, ऐसे थोड़ी करेंगे, पहले आप वैल्यू रख दीजिए, एल इज इक्वल टू अल्फा की जगह पर वैल्यू रख दीजिए थीटा, उसके बाद एम इज इक्वल टू बीटा की जगह पर भी थीटा, एन इज इक्वल टू गामा की जगह पर भी थीटा। नाउ हम जानते हैं द रिलेशन बिटवीन एल एम एन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल एम और एन की वैल्यू रख दी जाएगी, कैसे रख दी जाएगी, एल की जगह पर लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपके पास 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। नाउ cos थीटा की वैल्यू क्या थी, cos थीटा की वैल्यू देखो यहाँ गौर से, एल भी cos थीटा था, एम भी cos थीटा था और एन भी cos थीटा था। तो यहाँ पर एल की वैल्यू भी यही आ जाएगी। डायरेक्शन कोसाइन में एल एम एन होता है ना, डायरेक्शन कोसाइन,
तो इसमें आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे अभी बता दीजिए, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है खुद से। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ और अपने आप खुद ट्राई करो, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यह आपके पास 3rd क्वेश्चन कहता है इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशो, ये ए की वैल्यू दे रखी है, ये बी की वैल्यू दे रखी है, ये सी की वैल्यू दे रखी है, देन व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको ए बी सी दे रखा है तो एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू क्या होता है, ए अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और m इज इक्वल टू बी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जल्दी से आप कॉपी करके अभी मुझे बताओगे आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो 3rd क्वेश्चन आपसे हो गया है, तो आपको समझ में आ गए क्वेश्चंस कैसे करने हैं। 4थे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है शो करके दिखाना है ये तीनों पॉइंट जो है ना ये कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर शो करके दिखाते हैं। तो क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट से निकालनी है डायरेक्शन रेशो ए बी से। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हम ऊपर वाला एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा सटीक। देखो ऊपर वाला एग्जांपल पढ़ लो, बस बात खत्म हो जाएगी। शो करके दिखाना है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बट डिजिट चेंज है। पहले ए बी की डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, किसकी, ए बी की। घटाना आपको आता है, 1 में से 2 घटाइए, -2 में से 3 घटाइए, और 3 में से -4 घटाइए। तो देखो इसने यहाँ पर 3 जगह घटा दिया और आंसर आया -1 -5 और 7। सीधा सीधा डायरेक्शन रेशो है, -1 -5 और 7। दूसरे में इन्हें दे रखा है डायरेक्शन रेशो ऑफ बीसी। बीसी की डायरेक्शन रेशो निकाली तो आंसर आया 2 10 और -14। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको ये ए बी की डायरेक्शन रेशो है और ये बी सी की डायरेक्शन रेशो है, और दोनों की दोनों डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल क्या होती है, एक ही रेशो में, प्रोपोर्शन का मतलब होता है जिनकी रेशो एक ही होती है, यानी बराबर होती है। जैसे कि -1/2 बराबर है -5/10 के, बराबर है 7/-14 के। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 10। तो आंसर आया -1/2 -1/2 और -1/2। तो इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर वेक्टर में, वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में, अगर दो लाइन अलग अलग लाइन बन रही है, दो वेक्टर्स बन रहे हैं, और अगर वो प्रोपोर्शन है, जैसे ये प्रोपोर्शन हो गया, तो ये ए बी प्रोपोर्शनेट टू बी सी, तो इसका मतलब कि ए बी पैरेलल टू बी सी होगा, यानी कि ये ए बी होगा तो ये बी सी होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है। ओके, ए बी पैरेलल टू बी सी कब होता है, जब वो प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशो होती है, एक ही रेशो में डायरेक्शन रेशो होती है। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली है कि बी पॉइंट यहां और बी पॉइंट यहां, दो जगह बी पॉइंट तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी पॉइंट है वो यहां पर है ही नहीं, वो इस वाले बी पॉइंट के आगे ही जाएगा, यानी कि ऐसे करके आगे जाएगा बी और सी, सी थोड़ा सा इधर चला जाएगा सी। ठीक है ना, यानी कि बी पॉइंट अगर यहां पर है, बी पॉइंट अगर आपके बीच में है यहां पर, तो इसका मतलब ये कोलिनियर कंडीशन नहीं हो गई ए बी सी एक ही लाइन में। मैं दोबारा से समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना, अगर आपको क्लियर हो गया तो बता देना। देखो ये है आपके सामने ए पॉइंट, ये है आपके सामने बी पॉइंट, बी पॉइंट। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए बी के पैरेलल जो है वो बी सी है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही रेशो में है। फिर मैंने कहा कि बी जो है यहां पर भी है और यहां पर भी है, दो जगह बी तो नहीं हो सकता। तो इस वाले पॉइंट को उठा के हम क्या करेंगे, यहां लगा देंगे ऐसे, ए बी बी सी, तो हो गया ना ये कोलिनियर। देखो ये कोलिनियर बन गया। तो इसी बात को हमें यहाँ पर लिख के दिखाना है। कैसे लिख के दिखाना है वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है इट इज क्लियर दैट डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल बता दिया क्या होता है, एक ही रेशो। हेंस ए बी इज पैरेलल टू बी सी, इसलिए ए बी पैरेलल है बी सी के। बट पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी दोनों में बी कॉमन है, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ये स्टेटमेंट लिख के आप इसे शो कर चुके हो कि कोलिनियर हो गया। अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए, नहीं समझ में आया तो मैं इसे लिख के दिखा दूंगा, बस डिजिट चेंज करनी है, ये भी क्वेश्चन आपको खुद करना है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, जल्दी से करके दिखा दो मुझे। क्या कहता है अगले क्वेश्चन में? कहता है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है आपको, और कहता है जबकि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स जो है उनके वर्टिसेस दे रखे हैं। देखो ये आपको पहला वर्टेक्स दे रखा है ए और ये दूसरा वर्टेक्स बी। दोनों से पहले डायरेक्शन रेशो निकालो, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालो। ए बी से डायरेक्शन रेशो कैसे निकलती है? घटाने के बाद। फिर कोसाइन कैसे निकलती है वो आपको मैंने बता ही दिया अभी, रेशो से कोसाइन। फिर बीसी की डायरेक्शन रेशो निकालो, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालो, फिर एसी की डायरेक्शन रेशो निकालो और डायरेक्शन कोसाइन निकालो। जल्दी से करना शुरू कर दो अपनी अपनी कॉपी पे, और मुझे बता भी दो कि आपका आंसर आ गया। अगर आ गया तो एक्सरसाइज खत्म, अगली एक्सरसाइज के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। ए पॉइंट दे रखा है ट्राइंगल में 3 और 5 और माइनस का 4, और बी पॉइंट दे रखा है इसके अंदर और वो दे रखा है -1 और 1 एंड 2, एंड सी पॉइंट दे रखा है आपको -5 एंड माइनस का 2। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। आपको क्या करना है? आपको निकालने हैं इसकी डायरेक्शन कोसाइन। तो ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। पहले डायरेक्शन रेशो निकालो, फिर डायरेक्शन कोसाइन, और मुझे जल्दी से बताओ कि आपको नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है। 5th क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि ए पॉइंट आपको दे रखा है कितना? 3, 5 माइनस का 4, और बी पॉइंट दे रखा है -1, 1 और 2। आपको क्या करना है? डायरेक्शन रेशो निकालनी है पहले तो। डायरेक्शन रेशो जो कि होता है आपके सामने क्या? ए कैसे निकलता है? -1 माइनस का 3, यानी कि ए बराबर -4, और बी बराबर क्या होगा? 1 माइनस का 5। ओके, ये हो जाएगा -4, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 -4। तो फाइनली 6 आ गया। अब उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं भाई? ये रही डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ये होता है एल, एम और एन। तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? पहले आप आराम से यहाँ से साइड में निकाल लो। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 4 चौक 16, 16 36। तो कितना हो जाएगा? 6 6 12, 6 3 18, 8 हासिल का 1, और 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। तो 68 आ जाएगा। 68 के फैक्टर्स करके देखते हैं। 68 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 7 17 चौके 68। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2√17। तो फाइनली एल की वैल्यू होती है क्या? ए यानी कि -4/2√17। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4/2√17। बस यही आंसर है, पीछे मैच कर लेना। एन की वैल्यू हो जाएगा 6/2√17। उससे क्या, अभी तो एक साइड आई है ना। इसी तरीके से सेम बीसी की साइड निकालोगे। 2 पॉइंट से रखे, पहला डायरेक्शन रेशो, फिर उसके बाद कोसाइन, फिर एसी से डायरेक्शन रेशो, फिर कोसाइन। ये कहता है ट्रायंगल का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है आपको। ये काम 3 बार करना है। हाँ, ये काम 3 बार करना है आपको। पहले ए बी से करा मैंने, अब आपको बीसी से करना है, फिर एसी से करना है। बस जल्दी से करो और जल्दी से मुझे बताओ आंसर मैच करा कि नहीं करा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज के पास। तो 5वां क्वेश्चन डन हो गया है। इसका मतलब कि सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल थी। दूसरी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर 2 मेजर टॉपिक हैं। उसमें से सबसे पहला टॉपिक क्या है? वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो ये लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन, और दूसरा है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आज हम इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूले लिखेंगे, और अगली क्लास जब हमारी होगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना? उससे पहले आप खुद भी कर सकते हो। मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ कॉपी पे जरूर लिख लेना। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं है फॉर्मूले, लेकिन आपको मेरे स्टाइल में लिखने हैं, क्योंकि फिर मैं अपने स्टाइल में तो क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। नहीं फिर आपको ये थोड़ी कहूंगा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसमें तो अलग तरीके से लिखा हुआ है। ओके, अब हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन। कॉपी पे लिखते जाओ इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूले सारे के सारे, ठीक है? फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। पहले आपको करना है, घर का होमवर्क दे दूंगा, फिर उसके बाद अगली क्लास में हम करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब कि ये रही लाइन, ये रही लाइन। ओके, इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते वक्त सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि एक पासिंग पॉइंट होना जरूरी है, पासिंग पॉइंट।
अब भाई जब पासिंग पॉइंट लिख दिया तो लाइन पे होना चाहिए ना वो, अगर पासिंग लिखा है तो पास करता हुआ पॉइंट होना चाहिए ना वो। अगर कोई बच्चा कहेगा ये रहा वो पॉइंट, ये पॉइंट पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन थोड़ी हो सकता है ना, ये पॉइंट हो सकता है। तो इसका मतलब कि पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन लाइन से गुजरता हुआ होना चाहिए, उसे ही पासिंग पॉइंट बोला जाता है। दूसरी बात इसमें पता होनी चाहिए डायरेक्शन रेशो। क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन डायरेक्शन रेशो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि डायरेक्शन रेशो क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्शन रेशो, तो आप मुझे जवाब देंगे कि डायरेक्शन रेशो होता है सर कि अगर लाइन पे दो पॉइंट्स होंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं वो दो पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स को घटाना, उन दोनों पॉइंट को घटाना डायरेक्शन रेशो होता है। अभी अभी तो हमने किया पहली एक्सरसाइज में, दो पॉइंट्स को घटाना डायरेक्शन रेशो कहलाता है। ठीक है, वो पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, पासिंग पॉइंट भी। दो पॉइंट्स को घटाना डायरेक्शन रेशो होता है और पासिंग पॉइंट तो होना ही चाहिए। ये दो बातें पता होनी चाहिए हमें, यानी कि एक लाइन की इक्वेशन निकालते वक्त हमें डायरेक्शन रेशो भी चाहिए और पासिंग पॉइंट भी चाहिए। ठीक है, ओके, बात समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं तो उसके दो फॉर्म होती हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का एक ही टाइप होता है और उसकी फॉर्म दो होती है। पहली फॉर्म होती है वेक्टर फॉर्म, लिख लीजिए वेक्टर फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन दो फॉर्म में निकलती है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म होती है और एक इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म होती है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, बहुत सिंपल है। और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला ये होता है lx, नॉट lx, सॉरी ये तो मैं प्लेन लिखने लग गया, x माइनस एक्स वन अपॉन में a बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में b बराबर z माइनस जेड वन अपॉन में c। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, यही चलेगी, आपको ध्यान से समझनी होगी, ये दोनों लाइनें याद रखनी है। अच्छा, पहले वाली लाइन में जरा समझ लेते हैं। ये वेक्टर a कौन है? ये पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। और ये b कौन है? ये b है डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो। ओके, डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया, कोई अलग चीज नहीं बताई मैंने आपको। यहां पर x1 y1 और z1 यानी कि x1 y1 एंड z1 ये क्या है? पासिंग पॉइंट है। यहां पर a b और c यानी कि ये a कोमा b कोमा c ये कौन है भैया? ये डायरेक्शन रेशो है, ये तो बता चुका हूं मैं, अभी एक्सरसाइज भी करी है हमने, है ना। दो पॉइंट्स को घटाना, कॉपी पे जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, अभी इससे क्वेश्चन करेंगे जब हमें और क्लियर होगा ये चीज, ठीक है ना, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। अब आ जाते हैं हम रिलेशन के पास। लैम्डा बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें ये लैम्डा जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, लैम्डा की फॉर्म में ही आंसर आएगा। ठीक है सचिन, ओके। नाउ रिलेशन बिटवीन बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस, दो लाइन के बीच में रिलेशन। ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर फॉर्म भी है कार्टेशियन फॉर्म भी है, तो दोनों फॉर्म में रिलेशन बताने वाला हूं मैं। तो कितने रिलेशन होते हैं? चार रिलेशन होते हैं क्या नाम है लाइन के बीच में। देखो कैसे कैसे चार रिलेशन होते हैं, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहला रिलेशन, पहले तो रिलेशन बनाने से पहले ना इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, तो ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं हम, तो उसमें क्या लिखेंगे? वेक्टर r1 इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ये पहली इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी। दूसरी r2 इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी। अब लैम्डा की जगह लैम्डा ना करके कुछ और भी नंबर दे सकते हैं हम, इसे म्यू दे देते हैं, चलो दूसरा कांस्टेंट। ओके, यहां पर हम लिखते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन में a1 बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में b1 बराबर z माइनस जेड वन अपॉन में c1। एंड दूसरी लाइन दे रखी है x माइनस एक्स टू अपॉन में a2 बराबर y माइनस वाई टू अपॉन में b2 बराबर z माइनस जेड टू अपॉन में c2। जल्दी से कॉपी पे लिखते जाइए, क्योंकि अभी मैं स्क्रॉल कर दूंगा ये ऊपर चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, आप कॉपी पे लिखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये आपके सामने दो लाइंस है।
अब आपको क्या करना है, पहला रिलेशन बनाना है। पहला रिलेशन है बोथ आर परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर कंडीशन। पैरेलल लिख लेते हैं पहले, इन पैरेलल कंडीशन। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, लाइक दिस, ये एक लाइन है, इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन है, तो जरा सोचो कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके पासिंग पॉइंट में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। इसका पासिंग पॉइंट ये है, इसका पासिंग पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, कोई कॉमन रिलेशन होता ही नहीं है। कोई भी पासिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है। भाई ये लाइन है, इसका ये लाइन है इतनी लंबी, यहां पर पासिंग पॉइंट हो गया। तो पासिंग पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब कोई भी कॉमन रिलेशन नहीं होता पासिंग पॉइंट में। हाँ, लेकिन इनकी डायरेक्शन में एक रिलेशन होता है। पैरेलल के केस में डायरेक्शन में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, ये पहले वाले की जो डायरेक्शन है और जो दूसरे वाले की डायरेक्शन है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होती है। तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं। तो पहले वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में पहले वाली डायरेक्शन प्रोपोर्शनेट होगी। अब प्रोपोर्शनेट होगी तो कोई नाम रखना पड़ेगा, तो हम उस प्रोपोर्शनेट का नाम p रख देते हैं। p इज एनी कांस्टेंट v2, p है एनी कांस्टेंट, क्योंकि लैम्डा नहीं लिख सकते थे, लैम्डा ऑलरेडी लिख दिया। k नहीं लिख सकते थे क्योंकि k हमारे वेक्टर में होता है, तो हमने p कोई नाम लिख दिया। p एक कांस्टेंट है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ये होता है प्रोपोर्शनेट, है ना। अगर बात करते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म की, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म ये होता है जो कार्टेशियन प्लेन से बना है, तो इसमें क्या होता है, पैरेलल कंडीशन में a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। बहुत सिंपल है, आप दोनों फॉलो करेंगे, दोनों लिखेंगे अपनी कॉपी पे, पहला रिलेशन फिनिश हो गया। दूसरे रिलेशन के पास चलते हैं। देखो दूसरा रिलेशन है इन परपेंडिकुलर कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन। अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लाइक दिस, कि ये एक आपको प्लेन एक लाइन दे रखी है और एक दूसरी लाइन दे रखी है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो पहले हम वेक्टर की बात कर लेते, तो वेक्टर के अंदर क्या होता है, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बराबर 0, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। देखो यहां पर याद रखना, b1 b2 मतलब क्या, डायरेक्शन रेशो, पहली लाइन की डायरेक्शन रेशो, दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशो। हमें a1 a2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पासिंग पॉइंट है, ठीक है ना। सेम यही परपेंडिकुलर कंडीशन हमने वेक्टर में भी पढ़ा है, वहां वेक्टर a और वेक्टर b होता था, यहाँ पर b1 और b2 होता है, इतना सा फर्क है। प्लेन के पास जाएंगे तो वहां नॉर्मल की बात आ जाएगी, सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर कार्टेशियन की बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1। अच्छा जगह नहीं बची, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। हाँ जी, तो c1 डॉट c2 बराबर 0। देख सकते हो कैसे हुआ है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट जो करेंगे हम वेक्टर फॉर्म में वो यही तो होगा, स्केलर फॉर्म में आप देखोगे तो यही होता है। ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। कंडीशन कितनी होती है, 4 होती है। तीसरी कंडीशन, इफ नाइदर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर, ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो फिर वेक्टर कैसा होगा, वेक्टर ऐसा होगा कि कोई एंगल बना रहा होगा बीच में। एंगल बना रहा होगा तो एंगल का फॉर्मूला होगा जो हमने वेक्टर में पढ़ा है, सेम वही पढ़ने वाले हैं हम तो। cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। कितना सिंपल है, देखो वहां पर हमने पीछे चैप्टर नंबर 10 पढ़ा, वहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी होता था, यहाँ पर b1 और b2 है तो दोनों वेक्टर ही। उसके बाद यहाँ पर दूसरा फॉर्म देख लीजिए, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। देखो कितना सिंपल हो गया ना, बहुत सिंपल है। एक ही चीज को दो दो बार लिख रहा हूं मैं क्योंकि दोनों की फॉर्म अलग अलग है, या तो क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में देगा या कार्टेशियन में। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है रिलेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कह रहा हूं मैं, इसको पहले समझ लेते हैं फिर उसके बात करेंगे। देखो इधर जल्दी से देखना और ध्यान इधर ही रखना। देखो ये है हमारे पास एक शेप ले लेते हैं, ये है हमारे पास एक क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड बनाते हैं। हाँ जी बताओ सुशांत, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है सुशांत। कौन सा फॉर्मूला नोट नहीं किया सुशांत, ये वाला? अभी कर लिया? बिल्कुल वेट कर रहा हूं मैं, आप आराम से नोट करिए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये हो गया तो ये है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए ये मैंने बना दिया क्यूबॉइड आपके सामने, ओके ये आपके सामने क्यूबॉइड है। ध्यान से देखिए क्योंकि देखो मैं इसी तरीके से बता सकता हूँ, अगर आपका निगाह हट गई ना बोर्ड पे से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये आपके सामने एक क्यूबॉइड है और मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली दो लाइन आपको दिखानी है, और ये हमेशा 3D के अंदर होती है। तो ये 3D के अंदर क्यूबॉइड है, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में भी देख सकते हैं। देखो एक लाइन तो मैंने यहां से शुरू करी और यहां तक लेके गया, देख लो मैं आराम से आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर लिख के। ये मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ और भी, हाँ अब हो गया। ये लो जी, ये मैंने लाइन, अरे भाई इधर से नहीं, हाँ यहां से मैंने लाइन शुरू करी और ये मैंने एक लाइन खींच दी। ये लाइन सीधी जा रही है, पीछे यहां से आई है अब सीधी जा रही है, ठीक है। ये लाइन सभी को दिख रही है। अब दूसरी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, दूसरी लाइन बहुत गौर से देखिएगा। दूसरी लाइन मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक खींचनी है, ये मेरी दूसरी लाइन है। आप जिस रूम में बैठे हो उस पे बैठे होगे तो देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगी मेरी बात। ये सीधी लाइन जा रही है ऐसे कैसे, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर आपको 3D की ये शेप समझ में आ रही है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ये लाइन कभी। ये लाइन इस वाली दीवार पे है, ये सामने जो फ्रंट पे दीवार है आपके, और वो वाली पीछे वाली लाइन जो है पीछे वाली दीवार पे है, ठीक है ना। वो सीधी ही जाएगी ऐसे और ये ऐसे ही जाएगी ऊपर की तरफ को, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इन दोनों के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो भी बताता हूं मैं। वो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये इन दोनों की लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देख सकते हो। समझ में आया? देखो इन दोनों का गैप देख लेते हैं, इन दोनों का गैप देखो, ये वाला गैप देखो, ये ज्यादा बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है, दिख रहा है ना। इनके गैप बड़े होते जा रहे हैं और यहां से भी जब जाएगा तो बड़े ही होते चले जाएंगे ऐसे के गैप इसके। लेकिन सबसे छोटा जो डिस्टेंस है ना वो ये होगा। तो मेरे हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मैंने दिखा दिया है। कुछ समझना है तो जिस रूम में आप बैठे हो उसमें ये दो लाइन खींच लेना, एक वॉल में डायगोनल खींचना और दूसरी में सीधी पैरेलल लाइन खींचना, है ना, रूफ के पैरेलल। तो तब आपको समझ में आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो एस टी यानी कि फॉर्मूला होता है, अगर वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो A2 माइनस A1, यह पहली बार यूज हो गया पासिंग पॉइंट, और B1 क्रॉस B2, और उसके बाद अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद इस पूरे को हम किस में रख देंगे, मॉड्यूलस के अंदर रख देंगे। बहुत सिंपल है। A2 में से A1 को घटाना आता है, B1 की क्रॉस B2 के साथ करानी आती है और उनका मैग्नीट्यूड कराना आता है। जिसको ये तीनों काम आते हैं, अलग अलग तीन काम करने हैं, पहले घटाना है, फिर मल्टीप्लाई क्रॉस करनी है, फिर नीचे मैग्नीट्यूड निकालना। ये तीनों काम जिसको आते हैं रख देना, गुणा करा देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे, खैर हालांकि हम क्वेश्चंस तो करेंगे। दूसरे का फॉर्मूला देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस डी, कार्टेशियन फॉर्म की बात हो रही है। एस डी बराबर, हाँ B1 क्रॉस B2 लिखा है और नीचे लिखा है B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। दूसरा फॉर्मूला है, आप पहले एक बार देख लो स्क्रीन पे फिर कॉपी कर लेना। फॉर्मूला याद कैसे करना है वो थोड़ा बता देता हूं मैं। x2 माइनस x1, ओके, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है, z2 माइनस z1, ओके। यहां पर आएगा a1 b1 c1, यहां पर आएगा a2 b2 c2। ये तो हो गया न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली संख्या। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ध्यान से समझो। यहां पर डिनोमिनेटर में आएगा ab
माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी ए का स्क्वायर। क्या याद रखना है? ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी ए माइनस सी ए। मेरे हिसाब से इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो आपको समझ में आ गया a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही आगे है b1 c2 माइनस का b2 c1 का होल स्क्वायर। फिर ऐसे c1 a2 और c2 a1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। इसके बाद इसमें मॉड्यूलस जरूर लिख देना, क्योंकि अगर ये बाहर आता है सॉल्व करके और अगर नेगेटिव आता है तो उसे आप पॉजिटिव कर देना। ये फॉर्मूला है। फिनिश हो जाते हैं सारे फॉर्मूले। और अगली क्लास में हम जब एक्सरसाइज करेंगे, तो वैसे तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, बट मैं तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तो ये आज की क्लास में इतने फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे। पहले तो मेरी बात को सुनो, ये तो गलती से लिख दिया है, यहाँ a1 और a2 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना, वेक्टर ही है ये, है ना। और उसके बाद क्या पूछा तुमने, अब मेरे को बताओ।